हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक आत्मा और बालाजी के चमत्कार की एक नई कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी और आप उन कहानियों को सुन सकेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहते हैं कि इस इंसानी दुनिया के अलावा एक दुनिया वो भी है जिसे रूह की दुनिया कहते हैं। आज मैं आपको ऐसी एक कहानी से रूबरू करवाने वाली हूँ जिसमें रूह की दुनिया से होकर वापस आई एक लड़की। मैं देहरादून में थी। मेरा उस समय कॉलेज का फर्स्ट ईयर था। फर्स्ट ईयर के बाकी लोगों की तरह मैं भी बहुत एक्साइटेड थी इस कॉलेज की नई दुनिया में। मेरा कॉलेज कोलागढ़ में था, जो कि पलटन से ज़्यादा दूर नहीं था। मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। स्कूल के बाद घर से बाहर निकल के नए नए शहर में अपनों से दूर अकेले मन को घबराहट और उत्साह दोनों से घिरे हुए था। हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों से सिर्फ उनके गार्जियन ही मिलने आ सकते थे। चूँकि मेरा होम टाउन देहरादून से काफ़ी दूर है, तो माँ पापा का मुझसे मिलने आ पाना हमेशा मुमकिन नहीं था। इसलिए पापा ने मेरे लिए परमानेंट गार्जियन मेरी मामा जी की बेटी शालिनी को बना दिया था, जो कि देहरादून में ही प्रेम नगर के एक बीटेक कॉलेज में फाइनल ईयर में थी। शालिनी मुझसे 3 साल बड़ी थी, लेकिन बचपन साथ में खेलने की वजह से मैं उसको दीदी नहीं बोलती थी, उसका नाम ही लेती थी। हम दोनों में बहनें कम, दोस्त ज़्यादा थी। हर महीने किसी एक वीकेंड में वो मुझसे मिलने चली आती थी। जब भी वो मिलने आती तो हम कभी पूरे दिन मेरे हॉस्टल में ही बिताते या कभी पलटन मार्केट घूमने निकल जाते। फिर वो मुझे मेरे हॉस्टल छोड़ती और वहाँ से प्रेम नगर के लिए निकल जाती। मुझे आज भी याद है वो दिन जब शालिनी मेरे हॉस्टल आई थी। उसने मुझे बताया कि अगले हफ्ते उसके कॉलेज में उनकी फेयरवेल पार्टी है। चूँकि मैं फैशन डिज़ाइनिंग के कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट थी, तो वो चाहती थी कि मैं उसे पार्टी में पहनने के लिए कोई अच्छा सा डिज़ाइनिंग ड्रेस दे दूँ। तो मैंने उसे अपनी एक सीनियर का बनाया हुआ पार्टी गाउन उसे लाकर दे दिया, जो बहुत ही खूबसूरत रेड कलर का पार्टी गाउन था, जिस पर नायलॉन फैब्रिक के बहुत से छोटे बड़े गुलाब के फूल बने हुए थे। शालिनी का रंग एकदम फेयर है, बड़ी बड़ी काली गहरी सुंदर आंखें, काले लंबे घने बाल। जब उसने वो पार्टी गाउन ट्राई करने के लिए पहना तो वो एकदम सिंड्रेला लग रही थी। उस पर वो ड्रेस एकदम फिटिंग की थी, इसीलिए वो उसे लेकर अपने कॉलेज चली गई। हॉस्टल की सभी लड़कियां रोज़ दोपहर में खाना खाने कॉलेज से हॉस्टल आती थी। क्योंकि हमारा कॉलेज हॉस्टल से थोड़ी दूर पर था, तो इसीलिए हॉस्टल पहुंचने में हमें 15 मिनट लग जाते थे। उस दिन भी रोज़ की तरह मैं अपनी सहेलियों के साथ दोपहर में हॉस्टल खाना खाने के लिए आई थी। खाना खाने के बाद मैं अपने रूम में थोड़ी देर आराम करने के लिए चली गई। तभी मेरी एक फ्रेंड, जो मेरे ही रूम से 2 रूम छोड़कर रहती थी, मेरे पास चिल्लाते हुए आई, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कब से तुझे वार्डन मैम बुला रही है? मैं थक गई थी, इसलिए शायद मुझे नींद आ गई थी। मैंने बिस्तर पर लेटे लेटे ही उससे कहा, क्या चिल्ला रही है? कौन मर गया? बेवकूफ़, उल्टा ही बोलेगी, तुझे वार्डन मैम बुला रही है। उसने मेरे सिर पर मारते हुए कहा, क्यों, क्या हो गया? मुझे ही बुलाया है या किसी और को भी बुलाया है? मैंने अपना सिर सहलाते हुए कहा, नहीं नहीं, सिर्फ तुझे ही बुलाया है। वो ये कहते हुए अपने रूम में चली गई। क्योंकि उस समय काफ़ी लड़कियां हॉस्टल में अब भी एडमिशन ले रही थी, तो उसने उसके चलते मैम उन लड़कियों को किसी न किसी लड़की के साथ शिफ्ट करने के लिए कह देती थी। तो मुझे भी यही लगा कि शायद मैम किसी नई लड़की को मेरे साथ शिफ्ट करने के लिए बुला रही हैं। मैं आई कम इन मैम? मैंने वार्डन के रूम के बाहर खड़े होकर कहा। कौन? वार्डन ने अंदर से ही पूछा। मैंने कहा, मैम मैं आरती बोल रही हूँ, आपने मुझे बुलाया था? हाँ आरती, रुको, मैं अभी आ रही हूँ। फिर से वार्डन की अंदर से आवाज़ आई। मैं वहीं वार्डन के रूम के बाहर दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद वार्डन बाहर आई और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे घर से फ़ोन आया था, कुछ ज़रूरी बात करनी थी। मैंने पूछा, क्या मेरे मम्मी पापा का फ़ोन आया था मैम? तो उन्होंने बताया कि नहीं, तुम्हारे मामा जी का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा, यहाँ कुर्सी पर बैठ जाओ, अभी थोड़ी देर बाद वो दोबारा कॉल करेंगे। मैं वहाँ बैठकर कॉल का इंतज़ार करने लगी और ये सोचने लगी कि मामा जी का फ़ोन क्यों आया होगा मेरे पास, वो तो कभी कॉल नहीं करते। तभी फ़ोन की घंटी बजी। हेलो मामा जी, प्रणाम। मैंने सामने वाले को सुने बिना ही फ़ोन उठाते ही कहा, हेलो आरती, खुश रहो बेटा, मैं मामी बोल रही हूँ। सामने फ़ोन से मामी जी ने बोला, मामी प्रणाम, कैसे हैं आप सब? मामी की आवाज़ सुनकर मैंने बोला, हम लोग यहाँ पर सब ठीक है, तुम ठीक हो? मामी ने मुझसे पूछा। हाँ मामी, मैं ठीक हूँ, बताइए क्या बात करनी थी? फिर जो मामी जी ने बताया उसे सुनकर मैं हैरान और परेशान दोनों हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि शालिनी की तबीयत खराब हो गई है
और उसे SGRR हॉस्पिटल एडमिट किया है। उन्होंने वार्डन से बात कर ली है, तो मैं आज रात शालिनी के पास हॉस्पिटल में रुक जाऊं। कल सुबह होते ही मामा जी वहां पहुंच जाएंगे। वो यहाँ से देहरादून के लिए चल दिए हैं। बाकी पूछने पर भी उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं बताया, बस कहा मैं अभी हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ूँ। शालिनी की तबीयत खराब होने की बात सुनकर मैंने मामी से कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं अभी हॉस्पिटल के लिए निकलती हूँ। लेकिन अब जो बात मुझे हैरान कर रही थी वो ये थी कि अचानक से शालिनी को क्या हुआ होगा, क्योंकि कल ही तो उसकी फेयरवेल पार्टी थी, फिर आज उसकी अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई। मैंने सोचा वो तो वहाँ पहुँचकर पता ही चल जाएगा, लेकिन अब मैं परेशान इस बात से हो गई थी कि मैं हॉस्पिटल कैसे जाऊँगी, क्योंकि SGRR हॉस्पिटल कहाँ है ये मुझे नहीं पता था। क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती थी तो हमें ज़्यादा आउटिंग नहीं मिलती थी, इस वजह से मैं देहरादून ज़्यादा जानती नहीं थी। सिर्फ अपना कॉलेज, हॉस्टल और पल्टन मार्केट के अलावा मुझे देहरादून में किसी दूसरी जगह का पता नहीं था। मैंने मामी जी को हॉस्पिटल जाने के लिए हाँ तो बोल दिया था, पर अब कैसे जाऊँ, कहाँ से जाऊँ, पता नहीं था। मैं ये सोचते सोचते अपने रूम की तरफ जाने लगी। तभी वार्डन मैम ने पीछे से आवाज़ लगाई, आरती सुनो, थोड़ी देर में तैयार हो जाओ, मैं उसी तरफ जा रही हूँ जहाँ हॉस्पिटल है, तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँगी। वार्डन मैम की बात सुनते ही मैं खुश हो गई। मुझे लगा कि मैं तो मन में सोच रही थी, मैम ने क्या मेरी मन की बात सुन ली। मैंने तुरंत उनसे कहा, थैंक यू मैम, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। मैं तैयार होकर मैम के पास आ गई और फिर हम उनकी स्कूटी में हॉस्टल से निकल पड़े हॉस्पिटल के लिए। SGRR हॉस्पिटल के सामने मैम ने मुझे उतारा और वहाँ से अपने काम के लिए चली गई। मैं अब हॉस्पिटल के सामने खड़ी थी जहाँ शालिनी एडमिट थी। मैं एक टुक वहीं खड़े हॉस्पिटल को घूरने लगी और पता नहीं क्यों मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। 2 से 4 मिनट हुए होंगे कि तभी एक अंकल जो अपनी गाड़ी वहाँ पार्क करना चाह रहे थे, उन्होंने हॉर्न बजाया, जिसकी आवाज़ से मेरा ध्यान वहाँ से हट गया। मैंने उन अंकल को सॉरी बोला और हॉस्पिटल के अंदर चली गई। रिसेप्शन में जाकर मैंने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि शालिनी नाम की पेशेंट किस रूम में है। उसने कहा वेट, मैं अभी चेक करके बताती हूँ। मैंने कहा ओके। थोड़ी देर बाद रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि पेशेंट को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया हुआ है, जो हॉस्पिटल के एंट्रेंस से राइट होकर फर्स्ट फ्लोर में है। उसके बाद जब मैं शालिनी के पास पहुंची तो जो मैंने देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकती। वो मेरी ज़िंदगी का पहला और भगवान करे कि आखिरी अनुभव हो। शालिनी को चारों तरफ से उसके फ्रेंड्स ने घेरा हुआ था। उन लोगों के साथ वहाँ शालिनी की वार्डन और 2 डॉक्टर भी थे। इतने लोगों की वजह से मुझे शालिनी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जो आवाज़ मैं सुन रही थी उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं जनरल वार्ड के दरवाजे पर ही खड़ी थी और शालिनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, लेकिन वो आवाज़ शालिनी की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी चिल्ला रहा है। मैं डरते डरते उस भीड़ में शामिल हो गई। तब शालिनी की एक फ्रेंड जो मुझे जानती थी, रचना दी, की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे देखते ही उस भीड़ में आगे जाने को कहा। मैं धीरे धीरे आगे को गई तो देखा कि शालिनी हॉस्पिटल के बेड पर ज़ोर ज़ोर से उछल रही थी। शायद उसे फीड्स आ रहे थे और वार्डन और दोनों डॉक्टर्स उसके हाथ पांव पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बेकाबू होती जा रही थी। तभी एक नर्स ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया और थोड़ी देर में शालिनी बेहोश होकर सो गई। मैं बहुत डर गई थी और शालिनी को ऐसे देखकर मुझे रोना आ गया। तब रचना दी मुझे समझाती हुई मेरे पीठ पर हाथ फेरने लगी और कहा, क्या हो गया बच्चा, क्यों रो रही है? अरे सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, डॉक्टर है ना यहाँ पर, सब ठीक कर देंगे। तब मैंने उनसे पूछा, रचना दी क्या हो गया शालिनी को, और वो ऐसी अजीब अजीब सी आवाज़ें क्यों निकाल रही है? तब उन्होंने कहा, पता नहीं आरती, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया इसे। कल पार्टी थी और पार्टी में जाने तक तो ये ठीक थी, फिर अचानक पार्टी में इसकी तबीयत खराब हो गई। तब मैं इसे इसके रूम में छोड़कर पार्टी में चली गई, लेकिन जब वापस आए तब देखा कि इसकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। फिर वार्डन मैम को बताकर हम इसे हॉस्पिटल ले आए, लेकिन यहाँ डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी सभी रिपोर्ट्स सही हैं, फिर भी पता नहीं इसे ऐसे फीड्स क्यों आ रहे हैं। शायद किसी बात की टेंशन हो, इसलिए इसके नर्वस सिस्टम की भी स्कैनिंग हुई है। रिपोर्ट सुबह तक आएंगी, तभी कुछ पता चलेगा। थोड़ी देर बाद शालिनी की वार्डन मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे पूछा, तुम शालिनी की सिस्टर हो? मैंने कहा, हाँ मैम, मैं कज़िन सिस्टर हूँ, आरती। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या शालिनी को स्कूल टाइम में भी ऐसे फीड्स आए हैं कभी? मैंने कहा, मैम कभी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अब यहीं रुको, शालिनी के पापा कल सुबह तक आ जाएंगे, उनसे मेरी बात हो गई है। वार्डन ने मुझे अपने हाथ की घड़ी देखते हुए कहा, अब हम सब लोग जा रहे हैं, तुम ध्यान रखना इसका। वार्डन ने ऐसा कहते हुए वहाँ आए शालिनी के सभी फ्रेंड्स को वापस हॉस्टल चलने के लिए इशारा किया। थोड़ी देर बाद वहाँ से सभी लोग जा चुके थे और रात के 8:15 हुए थे। मैं शालिनी के बगल में एक कुर्सी पर बैठ गई। वहीं बैठे बैठे मेरी आंख लग गई और जब आंख खुली तब रात के 10:30 बज गए थे। अब मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने देखा कि शालिनी अभी भी सोई है, शायद इंजेक्शन का असर था।
मैं कुछ खाने के लिए नीचे रिसेप्शन में गई। वहाँ एक कैंटीन थी जो बंद होने वाली थी। मैंने वहाँ बैठे एक आदमी से बोला, भैया कुछ खाने को है? उसने कहा, मैडम अभी तो कुछ भी नहीं है, सब सुबह मिलेगा। मैंने पूछा, क्या चिप्स के पैकेट्स भी नहीं हैं? उसने कहा, हाँ चिप्स है। तब मैंने उसे 10-10 रुपए के 2 पैकेट ले लिए, लेकिन वो चिप्स मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थे। पर क्या करती, बहुत तेज़ भूख लगी थी, कुछ ना कुछ तो खाना ही था। मैं दोनों पैकेट लेकर वापस शालिनी के पास जाकर बैठ गई। मैंने एक पैकेट चिप्स खाने के लिए खोला, पर खाते ही मुझे खांसी आने लगी। वहाँ पर उस वार्ड में एक आंटी जी जो शालिनी के एक बेड छोड़कर दूसरे बेड पर लेटी थी, उन्होंने मुझे पानी पीने के लिए अपनी एक बोतल दी। मैंने उनसे पानी की बोतल लेकर एक घूंट पानी पिया और वापस वो बोतल उनको दे दी। तब आंटी जी ने मुझसे पूछा, ये तुम्हारी बहन है क्या? मैंने कहा, जी आंटी जी, कज़िन सिस्टर है। उसके बाद वो बोली, एक बात बोलो बेटा, इसका इलाज ये डॉक्टर के पास नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि इसके ऊपर किसी का साया पड़ गया है। एक तो शालिनी की वो अजीब अजीब सी आवाज़ निकालना मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा था, और ऊपर से उन आंटी जी ने ऐसी बातें करके मुझे और भी डरा दिया। अभी तो पूरी रात बाकी थी, मुझे शालिनी के साथ ही उस हॉस्पिटल में वो रात बितानी थी। कुर्सी पर बैठे बैठे अब मेरे कमर में दर्द होने लगा था। मैं बस यही सोच रही थी कि कहीं से लेटने के लिए कोई बेड मिल जाए, पर उस जनरल वार्ड में 4 ही बेड लगे थे जो सिर्फ पेशेंट्स के लिए थे। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। मैं अपनी कमर दर्द की वजह से कभी कुर्सी में बैठ जाती तो कभी उठकर खड़ी हो जाती। आंटी जी भी सो चुकी थी। मुझे प्यास लगने लगी, तब मैं वार्ड से बाहर निकलकर हॉस्पिटल के वाटर कूलर के पास पानी पीने गई। तभी मुझे गुर्राने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं दौड़कर वापस शालिनी के पास पहुंची तो देखा कि शालिनी अपने बेड पर पालथी मारकर बैठी हुई है और उसने अपनी गर्दन नीचे को झुका रखी है। मैं डरते हुए उसके पास गई और पूछा, क्या हुआ शालिनी? शालिनी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो अब भी नीचे ही देख रही थी। मैंने पूछा, कुछ चाहिए शालिनी, चिप्स खाएगी क्या? शालिनी ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया और उसका ऐसे चुप होकर लगातार अपनी गर्दन को नीचे करके देखना मुझे डरा रहा था। अब मैंने बहुत हिम्मत करके उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, शालिनी तबीयत ठीक है ना तेरी? तभी मैंने गौर किया कि वो कुछ बड़बड़ा रही थी, पर मुझे कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। अब मैंने थोड़ी तेज़ आवाज़ में उससे पूछा, क्या हुआ शालिनी, क्या बोल रही है? मेरे तेज़ आवाज़ में बोलने पर भी उसकी बड़बड़ाहट और भी तेज़ हो गई। अब मुझे साफ सुनाई दे रहा था कि वो क्या बोल रही थी, लेकिन वो जो बोल रही थी वो समझ में नहीं आ रहा था। शालिनी, शालिनी क्या बोल रही है? मैंने कांपती हुई आवाज़ में उससे 2 कदम पीछे हटकर कहा। शालिनी बड़बड़ाते हुए ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। उसकी आवाज़ से वहाँ पर बाकी लोग जो सोए थे वो भी उठ गए। मैं दौड़कर नर्स को बुलाने के लिए भागी, पर शायद नर्स को भी उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, इसलिए वो मुझे वार्ड के दरवाजे पर ही मिल गई। मैंने कहा, नर्स देखो, पता नहीं क्या हो गया है शालिनी को। उसने शालिनी को देखा और तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए और उनके साथ एक कंपाउंडर भी था। नर्स और कंपाउंडर ने मिलकर शालिनी के हाथ पांव पकड़े और डॉक्टर ने फिर से शालिनी को इंजेक्शन दे दिया। इंजेक्शन लगते ही शालिनी फिर से बेहोश हो गई। मैंने डॉक्टर से पूछा, सर क्या हुआ है इसे, ये ऐसा क्यों कर रही है? डॉक्टर ने बताया कि शालिनी की बाकी रिपोर्ट्स तो सही है, पर फिर भी जैसा वो कर रही है इसकी वजह दिमागी टेंशन भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि वार्डन बता रही थी कि शालिनी के कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन के लिए कंपनियां आ रही हैं और शायद इसी बात की उसे टेंशन हो, पर वो सुबह रिपोर्ट्स आने के बाद ही बता सकते हैं कि फाइनली उसे हुआ क्या है। तभी एक अंकल डॉक्टर के पास आए और उनसे बोले, सर क्या आप इस लड़की को किसी दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं? मेरी वाइफ हार्ट पेशेंट है और ये लड़की जब भी होश में आ रही है तो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, जिसकी वजह से मेरी वाइफ का बीपी हाई हो रहा है। प्लीज़ आप इसे किसी दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दीजिए। बाकी पेशेंट्स को सिर्फ एक पेशेंट की वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। डॉक्टर उन्हें देखते हैं और कहते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं, कहकर वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद 2 वार्ड बॉय वहाँ शालिनी को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने के लिए आ गए। वो शालिनी को बेड से उठाकर स्ट्रेचर पर लेटाने लगे। मैंने पूछा, भैया कहाँ ले जा रहे हैं आप इसे? एक वार्ड बॉय ने कहा, बगल वाले वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ बाकियों को डिस्टर्ब हो रहा है। उन लोगों ने उसे उठाया और दूसरे वार्ड में ले जाकर लेटा दिया, फिर वहाँ से चले गए। अब उस वार्ड में केवल मैं और शालिनी ही थे। वहाँ वो जिस बेड पे लेटी थी उसके अलावा 2 बेड और थे जो खाली थे। मैं अपने मन में सोचने लगी, वाह क्या किस्मत है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सोच रही थी कि कहीं से कोई बेड मिल जाता, और मिल भी गया। लेकिन अब ये बेड मेरे लिए बेकार है, क्योंकि उस वार्ड में शालिनी के साथ सोना मेरे लिए अकेले भूतिया मूवी देखने के बराबर था, और उस कमरे में रुकना भी मुझे सही नहीं लग रहा था। इसीलिए मैं उस कमरे में नहीं रुकी और बाहर रखे बेंच पर बैठ गई। मैं सोने की कोशिश कर रही थी कि शायद नींद आ जाए और ये भयानक रात कट जाए, लेकिन खाली पेट किसे नींद आती है? डर और भूख के मारे नींद तो छूमंतर हो गई थी। बस अब मैं भगवान से एक ही चीज़ बना रही थी
कि शालिनी को अब सुबह से पहले होश ना आए। मैं बार बार अपनी घड़ी देखती, फिर शालिनी को देखती और फिर खड़े होकर इधर उधर टहलने लगती। समय कट ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो ये रात खत्म होने को ही नहीं है। मैंने अपने कान में ईयरफोन लगाए और हनुमान चालीसा लगाकर वहीं बेंच पर बैठ गई। 2 से 3 बार हनुमान चालीसा रिपीट करने के बाद मुझे नींद आ गई और जब सुबह आँख खुली तो करीब सुबह के 4:30 हो गए थे। अब लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी। मैंने तुरंत रिसेप्शन में जाकर देखा तो वहाँ कैंटीन खुल गई थी। मैंने चैन की लंबी सांस ली और कैंटीन में जाकर भरपेट नाश्ता किया। 10 मिनट बाद मामा जी अपनी गाड़ी से वहाँ पहुँच गए। मैंने उनको रिसेप्शन के अंदर आते हुए देख लिया था। मैंने तुरंत ही अपना बचा हुआ नाश्ता हाथ में लिया और मामा जी के पास दौड़ती हुई आ गई। मामा जी प्रणाम। मैंने मामा जी के पैर छूते हुए कहा। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया। फिर हम दोनों शालिनी के पास पहुँचे तो वहाँ एक नर्स उसके पास खड़ी थी और उसका बीपी चेक करते हुए उससे बात कर रही थी। शालिनी भी बिल्कुल नॉर्मल थी। जैसे मैंने कल रात को देखा था वैसे वो बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि बहुत अच्छे से उस नर्स से बात कर रही थी। मैं उसे देखकर बहुत हैरान थी और खुश भी थी कि शालिनी नॉर्मल हो गई है। मामा जी शालिनी के पास जाकर बैठ गए और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, शालिनी बेटा ठीक है, मैं आ गया। मामा जी को देखकर शालिनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो उनको घूर के देख रही थी जैसे कि उसने उन्हें पहचाना ही नहीं हो। मामा जी बहुत ही नियम धर्म में रहने वाले इंसान हैं। वो भगवान पर बहुत ही आस्था रखते हैं। इसी वजह से उनमें कभी कभी माँ भगवती अवतरित होती हैं। इसीलिए जैसे ही मामा जी ने शालिनी के सिर पर माँ भगवती का नाम लेकर हाथ रखा, वो वैसे ही चिल्लाने लगी जैसे रात को चिल्ला रही थी। उसको देखते ही मामा जी को समझ आ गया कि उसे मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि कोई रूहानी शक्ति ने उसे अपने वश में किया है। अब बस उन्हें ये जानना था कि वो इस रूहानी शक्ति के पकड़ में कैसे आ गई। शालिनी का चीखना चिल्लाना कल रात से और भी भयानक हो गया था। वो ऐसे चीख रही थी जैसे कि उसके प्राण ही निकल रहे हो। उसे देखकर नर्स तुरंत ही बाहर की तरफ भागी। डॉक्टर, पेशेंट को फिर से फिट्स आ रहे हैं। उसने बाहर जाकर डॉक्टर को बताया। मंत्र का जाप करते हुए मामा जी ने तुरंत अपनी जेब से एक डिब्बी निकाली और उसे खोलकर उन्होंने शालिनी के माथे पर माँ भगवती का विभूत लगाया। विभूत के लगते ही शालिनी का चीखना चिल्लाना धीरे धीरे कम होने लगा। डॉक्टर भी शालिनी के पास इंजेक्शन लेकर आ गए थे, लेकिन श्रम के बिना ही शालिनी मात्र एक विभूति से बेहोश होकर सो गई। डॉक्टर ये देखकर अचंभित तो थे, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। वो सोच रहे थे कि कल तक जो इंजेक्शन के बिना शालिनी को बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था, तो फिर इसके पापा ने ऐसा क्या किया कि वह बिना इंजेक्शन के ही सो गई। वैसे विज्ञान भूत प्रेत को मानता तो नहीं है, लेकिन वो इस चीज़ को नकारता भी नहीं है। लिखित में ना सही, पर वैज्ञानिकों को भी किसी न किसी तरीके से इस शक्ति की अनुभूति ज़रूर हुई है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ सेंटर ये साबित भी कर चुकी है कि अगर धरती में इंसान है और इंसान उस अदृश्य शक्ति को भगवान के नाम से जानती है, तो यहाँ इस धरती पर एक ऐसी शक्ति और है जिसे हम नकारात्मक शक्ति यानी भूत भी कह सकते हैं। भूत यानी एक ऐसी अतृप्त आत्मा जो इस धरती में विचरण करती है। मैं आ ही रहा था इंजेक्शन लेकर, डॉक्टर ने मामा जी से कहा। कोई बात नहीं डॉक्टर, अभी सो गई है। अगर इसके सारे टेस्ट हो गए हैं तो क्या मैं इसकी टेस्ट की रिपोर्ट जान सकता हूँ? मामा जी ने डॉक्टर से कुर्सी से खड़े होकर पूछा। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने मामा जी को रिपोर्ट्स दिखाते हुए कहा। वैसे तो रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया है, सब नॉर्मल है। शायद हो सकता है इसे कोई टेंशन हो दिमागी, इसलिए ऐसे फीट्स आ रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे एग्ज़ाम के दौरान काफ़ी टेंशन ले लेते हैं और इस वजह से उन्हें सिर दर्द, बुखार, उल्टी या कभी कभी फीट्स आने लगते हैं। डॉक्टर मामा जी को प्रिस्क्रिप्शन दिखाते हुए, इसमें ये सारी दवाइयाँ जो लिखी हैं नीचे जाकर केमिस्ट से ले लीजिए, और अगर आप चाहते हैं तो आप इसे डिस्चार्ज करा के घर भी ले जा सकते हैं। और रिपोर्ट्स की फाइल मामा जी को देकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। आरती बेटा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी जाकर डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूँ। मामा जी ने मुझे शालिनी के पास बैठने को कहकर वहाँ से नीचे चले गए। डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी होने में 1.5 घंटा लग गया और तब तक शालिनी को होश आ गया था, लेकिन वो एकदम नॉर्मल थी और मुझसे बिल्कुल वैसे ही बात कर रही थी जैसे पहले करती थी। मैंने भी उससे नॉर्मल होकर बात की, लेकिन मन ही मन बहुत डर रही थी कि शालिनी को दोबारा से वैसे फिट्स आने ना शुरू हो जाए। लेकिन उसे दोबारा फिट्स नहीं आए और हम लोग उसे डिस्चार्ज कराकर उसके साथ उसके कॉलेज चले गए। वहाँ जाकर मामा जी ने कॉलेज के गेस्ट हाउस में एक रूम की बुकिंग कराई और शालिनी के साथ वहाँ 2 दिन के लिए स्टे किया, ये जानने के लिए कि फेयरवेल पार्टी के दिन उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। मामा जी ने खाना ऑर्डर किया और खाना खिलाकर शालिनी को डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ दी और उसे खाकर शालिनी को नींद आ गई। उसके बाद मामा जी ने शालिनी की रूम पार्टनर मोहिनी दी को फ़ोन किया और उनसे मिलने के लिए कॉलेज की कैंटीन में उन्हें बुलाया। आरती, तुम यहीं रुको,
मैं मोहिनी से मिलकर आता हूँ। मामा जी ने मुझे शालिनी के पास रुकने को कहा। नहीं मामा जी, मैं भी आपके साथ चलूँगी, मुझे अकेले डर लगेगा। मैंने मामा जी से साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए कहा। अरे तू तो बहादुर बच्चा है, जब हॉस्पिटल में पूरी रात अकेले रह ली तो अब क्यों डर रही है? मामा जी ने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं मामा जी, प्लीज़ मैं भी आपके साथ चलूँगी, प्लीज़, मैंने उन्हें जोर देते हुए कहा। ठीक है फिर चलो, शालिनी भी सोई हुई है, लेकिन जल्दी आ जाएंगे, मामा जी ने शालिनी की तरफ देखते हुए कहा। फिर हम दोनों कैंटीन के लिए निकल पड़े। वहाँ पहुंचकर देखा कि मोहिनी दी के साथ रचना दी भी थी। उन लोगों ने वहाँ 4 सीट वाली टेबल बुक कर रखी थी। हम वहाँ जाकर उनके साथ बैठ गए और रचना दी उठकर गई और 4 प्लेट समोसे लेकर आई। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, हम लोग नाश्ता करके आए हैं, मामा जी ने शर्मिंदा होते हुए कहा। अरे कोई बात नहीं अंकल जी, हम लोगों को भी भूख लगी थी तो हम लोग भी आप लोग के साथ नाश्ता कर लेंगे, ये सोचकर मैं समोसे लेकर आ गई। और वैसे भी एक समोसे से कुछ नहीं होता है। रचना दी ने मामा जी की तरफ समोसे की प्लेट बढ़ाते हुए कहा। पर मुझे तो समोसे भरे पेट में भी खाने को मिल जाए तो भी मैं मना नहीं करती। तो मैंने समोसे की प्लेट रचना दी के देने से पहले ही खुद की तरफ बढ़ा ली। मामा जी ने समोसा नहीं खाया क्योंकि उन्हें शालिनी की चिंता हो रही थी, कहीं वो उठ ना जाए। इसीलिए वो जिस काम से आए थे उसके लिए मोहिनी जी से पूछा। मोहिनी, तुम तो शालिनी की रूममेट हो, तो तुम्हें पता होगा कि शालिनी की तबीयत कैसे ख़राब हुई, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से उसकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, पर मुझे लगता है इस पर हवा पानी का असर है। हवा पानी का असर मतलब? मोहिनी दी ने नासमझ भाव में पूछा। मतलब अंकल जी, आप ये कहना चाहते हैं कि शालिनी के ऊपर कोई भूत प्रेत चढ़ गया है? रचना दी ने मोहिनी दी के हाथ पर अपना हाथ रखा और मोहिनी दी का हाथ दबाते हुए मामा जी से पूछा। मैं निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकता हूँ, पर जहाँ तक मेरा अनुभव है मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। बाकी तो दवाइयाँ अपना काम करती रहेंगी, और अगर मेरा शक इस तरफ गया है तो मैं अपना प्रयत्न भी करके देखूंगा, शायद मेरी प्रार्थना काम आ जाए, मामा जी ने अपने विश्वास पर दृढ़ता दिखाते हुए कहा। शालिनी को तो तुम देख ही चुकी हो, कितनी बुरी हालत हो गई है उसकी। 2 दिन में सूख कर काटा हो गई है। आंखों के नीचे इतने डार्क सर्कल मैंने आज तक नहीं देखे उसके। ऐसे अचानक से ऐसी कौन सी बीमारी हो गई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, कहते हुए मामा जी की आवाज़ में उदासीनता छा गई। अंकल जी, 4 साल पूरे होने को हैं बीटेक के, लेकिन आज तक शालिनी को नॉर्मल सर्दी जुकाम के अलावा कुछ नहीं हुआ। उसकी ऐसी हालत जो हम भी पहली बार ही देख रहे हैं, मोहिनी दी ने हैरानी जताते हुए कहा। फिर मामा जी ने उन लोगों से पूछा कि क्या वो बता सकते हैं कि शालिनी की तबीयत एग्जैक्ट किस दिन बिगड़ी। तब मोहिनी दी ने बताया कि पार्टी में जाने से पहले तो वो बिल्कुल ठीक थी। इनफैक्ट जब तक वो लोग ब्यूटी पार्लर में थे तब भी वो ठीक थी, पर पार्लर से जब सब कॉलेज पहुंचे तब वो बोली कि उसके सिर में दर्द हो रहा है। हाँ अंकल जी, वो मेरे पास डिस्प्रिन लेने भी आई थी, रचना दी ने मोहिनी दी की बात पूरी होने पर ही कहा। अच्छा फिर? मामा जी ने आगे जानने की उत्सुकता जताते हुए पूछा। फिर मैंने उसे डिस्प्रिन तो दे दी, लेकिन उससे कहा कि वो उसे अभी ना खाए, पार्टी में कुछ खा ले उसके बाद ही खाए। उसके बाद हम लोग पार्टी में चले गए, रचना दी ने कहा। मामा जी उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। फिर मामा जी ने पूछा, आप लोग पार्लर क्यों गए थे? क्या पार्लर कैंपस के अंदर ही है? तब मोहिनी दी ने बोला, नहीं अंकल, पार्लर कैंपस में नहीं है। एक्चुअली हम सब ने सोचा था कि पार्टी में तैयार होने के लिए हम लोग ब्यूटी पार्लर जाएंगे। इसमें कुछ लड़कियां तो तैयार हो गई, लेकिन कुछ यहीं रुक गई, तो हम 7 लड़कियां पार्लर के लिए चली गई। उसमें शालिनी, मैं, रचना, सिद्धि, श्वेता, नताशा और अदिति थी। लेकिन अंकल हम सब जल्दी आ गए थे, करीबन 7:30 बजे तक। तब मामा जी ने पूछा, 7:30? क्या शाम के? रचना जी ने कहा, जी अंकल, एक्चुअली पार्टी शाम की ही थी, इसलिए। अब मामा जी को कुछ कुछ समझ में आने लगा कि क्या हुआ होगा। दरअसल शालिनी का कॉलेज जिस जगह पर था वहाँ जाने के लिए एक बड़े से नाले को पार करना पड़ता था, और वो नाला बहुत ही गंदा और गहरा था। वहाँ के लोग जो वहाँ स्थायी रूप से रहते थे अपनी नज़र टोटके उतार कर उस नाले में डाल दिया करते थे। मामा जी को भी समझ में आने लगा कि शायद उस नाले को पार करते वक्त शालिनी के ऊपर वो प्रेत सवार हो गया, और शाम का टाइम था, उस पर सज धज कर निकलना इस तरह के प्रेत आत्माओं को आकर्षित करता है। मामा जी का शक उन्हें सही लगने लगा था, लेकिन वो इस बात को निश्चित तौर पर साबित करने के लिए खुद उस आत्मा से ये बात बुलवाना चाहते थे कि वो कहाँ से और कैसे शालिनी के ऊपर आ गई। मामा जी को तंत्र विद्या का थोड़ा बहुत ज्ञान था, इसी के बल पर वो उस आत्मा से उसके बारे में पूछना चाहते थे। अब मामा जी और मैं कैंटीन से गेस्ट हाउस की तरफ निकल पड़े। रूम के सामने पहुंचकर मामा जी ने अपनी जेब में से रूम की चाबी निकाली और रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ गए तो देखा कि शालिनी वहाँ बिस्तर पर नहीं थी। मामा जी थोड़ा घबराए और उन्होंने बाथरूम की तरफ देखा। मैं बाथरूम की तरफ गई और बाहर से शालिनी को आवाज़ दी, शालिनी, शालिनी अंदर है क्या?
शालिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने फिर से बोला, शालिनी अंदर है क्या? हम लोग आ गए हैं। पर अब भी शालिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। मामा जी ने घबराकर दरवाजे पर हाथ मारा तो देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला है और अंदर कोई नहीं था। मैं और मामा जी बहुत घबरा गए कि शालिनी कहाँ चली गई। उन्होंने तुरंत वहाँ पर रखे इंटरकॉम से रिसेप्शन पर फ़ोन करने के लिए रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगे। तभी उनकी नज़र मेरे पीछे दीवार की छत की तरफ पड़ी और लड़खड़ाते हुए आवाज़ में बोले, शालिनी। मामा जी को ऐसे बोलते हुए सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो शालिनी दीवार की छत पर छिपकली की तरह चिपकी हुई थी और मैं जैसे ही खुद को संभालती उससे पहले शालिनी मेरे ऊपर कूद पड़ी। मैं ज़ोर से ज़मीन पर गिर गई और वो मेरे ऊपर चढ़कर मुझे नोचने लगी। मामा जी ने तुरंत उसे पीछे से पकड़कर मुझे छुड़ाना चाहा तो उसने एक ज़ोर से हाथ मामा जी की तरफ मारा जिससे मामा जी दूर जाकर दीवार से टकरा गए। मैं बहुत कोशिश कर रही थी शालिनी को खुद से अलग करने की, पर उसकी ताकत पर मैं जोर नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ऊपर कोई 80 किलो का आदमी चढ़ गया है। शालिनी का वजन शालिनी से कई अधिक ज़्यादा हो गया था। शालिनी, शालिनी मुझे छोड़ो, मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी तो शालिनी आदमी की आवाज़ में बोली, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं इसे, अपने साथ ले जाऊंगा इसे मैं। तभी मामा जी उठकर ज़ोर ज़ोर से माँ भगवती का जाप करने लगे, जय माँ भगवती, जय माँ भगवती। और उन्होंने शालिनी को पीछे से जकड़ लिया। उनकी पकड़ में आकर शालिनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली, पापा छोड़ दो मुझे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मामा जी ने उसकी आवाज़ सुनकर जाप का उच्चारण बंद कर दिया। तब शालिनी ज़ोर ज़ोर से आदमी की आवाज़ में हंसने लगी। मामा जी को समझ में आ गया कि यह आत्मा उनके साथ छल कर रही है। शालिनी के बीच बीच में रोने की आवाज़ निकालकर मामा जी ने पूरे विश्वास के साथ माँ भगवती का उच्चारण करना शुरू कर दिया और हाथ में माँ भगवती की विभूति लेकर शालिनी के माथे पर लगा दी। विभूति के लगते ही शालिनी छटपटाने लगी। उसने उसी छटपटाहट में मुझे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतनी जोर का पड़ा कि मेरे मुंह से खून निकल गया और मैं वहीं बेहोश हो गई। मामा जी मेरे तरफ मुझे संभालने के लिए बढ़े तो शालिनी ही करते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ भाग गई। मामा जी ने मुझे तुरंत वहीं छोड़ा और वो शालिनी के पीछे दौड़े। उन्होंने देखा शालिनी ऊपर की तरफ दौड़ रही थी। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। शालिनी रुको बेटा। मामा जी उसे पकड़ पाते कि उससे पहले वो मामा जी की आंखों के सामने से ओझल हो गई। थोड़ी देर में पीछे से मामा जी के गेस्ट हाउस के मैनेजर ने आवाज़ लगाई, सर आप कहाँ जा रहे हैं? मामा जी मैनेजर की आवाज़ सुनकर वहीं रुक गए। उन्होंने उससे कहा, शालिनी, शालिनी ऊपर की तरफ भागी है। मामा जी मैनेजर को सीढ़ियों से ऊपर की तरफ इशारा करते हुए बता रहे थे कि अचानक पीछे से आवाज़ आई, पापा। मामा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ शालिनी खड़ी थी। मामा जी तुरंत ऊपर की तरफ देखने लगे, फिर शालिनी की तरफ। उनको लगा कि वो आत्मा फिर से उनके साथ छलावा कर रही है। उन्होंने तुरंत ज़ोर ज़ोर से माँ भगवती का नाम लेना शुरू किया तो शालिनी ने मामा जी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शालिनी का माँ भगवती के उच्चारण के बाद भी मामा जी को छूना, मामा जी को यकीन हो गया कि वो आत्मा शालिनी के अंदर से निकल गई है। मामा जी ने तुरंत शालिनी को गले से लगा लिया और उसके सिर पर माँ भगवती का नाम लेकर हाथ रखा। शालिनी बिल्कुल ठीक थी। फिर वो दोनों ऊपर रूम में आ गए। वहाँ मैं अभी भी ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। मामा जी और शालिनी ने मुझे उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। मैं दिन भर बेहोश पड़ी रही। शाम को मामा जी ने मुझे उठाना चाहा पर मैं बहुत तेज़ बुखार में थी। शालिनी ने मेरे माथे पर पट्टी करी। फिर रात का खाना खाकर शालिनी मेरे बगल में आकर सो गई। मामा जी वहीं कुर्सी पर बैठे बैठे सो गए थे। आधी रात को कुछ गुनगुनाने की आहट से मामा जी की नींद खुली। उन्होंने आधी खुली आंखों से देखा कि मैं दीवार की तरफ मुँह कर अपना सर दीवार पर पटक रही थी। मामा जी ने तुरंत मुझे आवाज़ दी, आरती। मामा जी की आवाज़ सुनकर मैंने अपना सिर पटकना रोक दिया और दीवार की तरफ मुँह करे बैठी रही। मामा जी ने पूछा, क्या हुआ आरती, वहाँ क्यों बैठी हो? तब मैं आदमी की आवाज़ में बोलने लगी, कौन आरती? मैं आरती नहीं हूँ। मामा जी आवाज़ सुनते ही समझ गए कि आत्मा ने फिर से उनके साथ छल किया है, क्योंकि मामा जी ने शालिनी के माथे पर माँ भगवती की विभूति रगड़ दी थी तो वह शालिनी के शरीर पर ज़्यादा देर नहीं रुक पाई और मामा जी की आंखों में धूल झोंककर उसने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया। मामा जी की आवाज़ सुनकर शालिनी भी उठ गई। मामा जी उसे रोक पाते कि उससे पहले वो तुरंत मेरे पास आकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछती है, क्या हुआ आरती? जैसे ही शालिनी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, उस आत्मा ने मेरा शरीर छोड़कर फिर से शालिनी के शरीर में कब्जा कर लिया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मुझे तो यही चाहिए, मैं इसे लेकर जाऊंगा, मुझे बहुत पसंद आ गई, अब ये मेरे साथ जाएगी। ज़ोर ज़ोर से बोलते हुए अपना सिर दीवार पर पटकने लगी। मैं जैसे ही अपने होश में आई, मैं तुरंत जाकर मामा जी के पीछे छिप गई। मामा जी ने विभूति लेकर मेरे माथे पर लगा दी
और अपने गले से माँ भगवती का लॉकेट निकालकर मुझे पहना दिया। वो नहीं चाहते थे कि अब वो आत्मा उनके साथ कोई भी छल करे। मामा जी को तो वो छू नहीं सकती और अब वो मुझ में भी अपना कोई असर नहीं दिखा सकती थी। अब बची शालिनी। मामा जी को समझ में आया कि उस आत्मा के साथ लड़ना उनके अकेले के बस में नहीं है। वो आत्मा बार बार अपना छल दिखाकर उनके साथ खेल रही थी। तब मामा जी ने डॉक्टर के दिए हुए दवाइयों में से बेहोशी का इंजेक्शन लेकर शालिनी को लगाना चाहा ताकि उसे वहां से कहीं और ले जा सके, लेकिन शालिनी के अंदर घुसी आत्मा बहुत ही ताकतवर थी। उसने एक ही हाथ से वहां पर रखे बेड को उठाकर पटक दिया। इस आनन फानन झड़प में गेस्ट हाउस के कुछ लोग जो वहां वर्कर थे आवाज़ सुनकर हमारे कमरे में आ गए। शालिनी का रूप देखकर कुछ तो डर के भाग गए, लेकिन कुछ जो हिम्मत दिखाए हुए थे वही रुककर मामा जी की मदद करने लगे। शालिनी को पकड़ने में 3 लोगों ने मिलकर बहुत मुश्किल से शालिनी को काबू में लाया और मामा जी ने शालिनी को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। इंजेक्शन के लगते ही शालिनी बेहोश हो गई। मामा जी ने 2 आदमियों की मदद से शालिनी को गाड़ी में बिठाया और मुझसे कहा कि मैं तुरंत सामान लेकर गाड़ी में आ जाऊं। मैंने तुरंत सामान उठाया और मामा जी के पीछे चल पड़ी। गाड़ी में बैठकर मैंने मामा जी से पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं मामा जी? मामा जी ने कहा, पहले हम तुम्हारे हॉस्टल जाएंगे। मैंने पूछा, मेरे हॉस्टल? क्यों मामा जी? तब उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता आरती कि तुम किसी मुसीबत में आओ। मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं शालिनी को लेकर यहाँ के बालाजी के मंदिर जाऊँगा। मैंने सुना है वहाँ पर अच्छे अच्छे भूत प्रेतों से छुटकारा मिल जाता है। मैंने तो सोचा था कि शायद इस पर मैं खुद ही काबू पा लूँ, लेकिन अभी जो कुछ भी हुआ उससे ये तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। इससे लड़ना मेरे अकेले की बात नहीं है और इन सब में मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। मामा जी की बात सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनसे कहा, नहीं मामा जी, मैं आपके साथ यहाँ आई थी और अब शालिनी को सही करके ही आपके साथ यहाँ से जाऊँगी। प्लीज़ मुझे मेरे हॉस्टल मत छोड़िए। मेरी जिद के सामने मामा जी हार गए और उन्होंने बालाजी मंदिर के रास्ते पर अपनी गाड़ी मोड़ दी। हम मंदिर के रास्ते पर थे और जैसे जैसे मंदिर नज़दीक आ रहा था शालिनी बेहोशी की हालत में गुर्राने लगी। मैंने मामा जी से कहा, मामा जी गाड़ी तेज़ चलाइए, शालिनी को होश आने वाला है। अगर वो होश में आ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मामा जी ने गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी और हम जल्द ही मंदिर के गेट के सामने पहुंच गए। मामा जी ने ब्रेक मारा और शालिनी धड़ाके से सीट से नीचे गिर गई। मामा जी गाड़ी से बाहर निकले तो मैं भी उनके साथ गाड़ी से बाहर निकल गई। गेट पर एक आदमी खड़ा था जिसने जोगिया रंग की धोती पहन रखी थी। हमें देखकर वो हमारी तरफ आने लगा। मामा जी ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते किया और कहा कि अंदर मेरी बेटी है, क्या आप कृपा करके उसे बाहर निकालने में मेरी मदद करेंगे? उन्होंने सिर हाँ में हिलाया और जवाब दिया। गाड़ी का गेट खोलकर जैसे ही उन्होंने शालिनी को पकड़ना चाहा, शालिनी ने एक जोर से लात मार के उस आदमी को बाहर की तरफ धक्का मार दिया। वो आदमी जमीन पर गिर गया और जोर जोर से अपने साथियों को बुलाने लगा। मंदिर के गेट से तभी 3-4 आदमी जिन्होंने जोगिया रंग की धोती पहनी थी वो उस आदमी के पास आकर खड़े हो गए। उस आदमी ने कहा, अंदर उस लड़की को पकड़ो और मंदिर में लेकर जाओ। शालिनी तुरंत उछलकर गाड़ी की छत पर जाकर बैठ गई। जब कोई भी उसको पकड़ने उसकी तरफ बढ़ता तो वो उसके ऊपर अपने नाखूनों से वार करती। तभी अंदर से एक बड़ी उम्र के बाबा बाहर आए। उनके हाथ में एक कमंडल था। उन्होंने उस कमंडल में से थोड़ा सा जल अपनी अंजलि से लिया और कुछ मंत्रों के जाप का उच्चारण करने लगे। फिर वो जल उन्होंने शालिनी के ऊपर छिड़क दिया। जल के पड़ते ही शालिनी बेहोश होकर गाड़ी की छत से नीचे गिर पड़ी। मामा जी ने तुरंत उसे जाकर अपनी गोद में उठा लिया। वो इतनी जोर से गिरी थी कि उसके गाल पर नील पड़ गई। उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर अंदर से बहुत ही ऊंचा था। अंदर केसरिया रंग की हनुमान जी की करीबन 15 से 18 फुट की मूर्ति थी। बाबा जी ने मामा जी को इशारे से शालिनी को हनुमान जी के सामने लेटाने को कहा। उसके बाद 2 आदमी अंदर से लोहे की जंजीर लेकर बाहर आए। उन्होंने एक खंभे पर शालिनी को लोहे की जंजीरों में बांध दिया। मामा जी वहां पर हाथ जोड़े खड़े थे। तब उन बाबा जी ने मामा जी से पूछा, आप लोग कहाँ से आए हैं? तब मामा जी ने उनसे अपना परिचय दिया और बताया कि ये जो लड़की है वो उनकी बेटी है। मामा जी को बाबा जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम वहाँ पर हो जहाँ से अच्छे अच्छे भूत पिचास से इंसानों को छुटकारा मिला है। बालाजी महाराज के सामने कोई भी बुरी शक्ति टिक नहीं पाती है। पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि यह आत्मा के वश में कैसे आ गई और यह आत्मा कौन है, तभी हम इसका निदान कर सकते हैं। बाबा जी ने शालिनी की तरफ देखते हुए कहा। फिर वहाँ से एक कमरे में चले गए। मामा जी और मैं वहीं पर जहाँ खड़े थे बैठ गए। थोड़ी देर बाद शाम की आरती होने वाली थी। वहाँ सब लोग आरती की तैयारी में लग गए। शालिनी अभी भी उस खंभे में बेहोश बंधी थी। दीप जलाए गए, घंटे बजे और सब लोग जोर जोर से बालाजी की आरती करने लगे। मैं और मामा जी भी हाथ जोड़कर वहीं खड़े होकर आरती गाने लगे। तभी मेरी नज़र शालिनी की तरफ पड़ी। शालिनी जोर जोर से चिल्ला रही थी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अपने आप को उस जंजीरों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी
जैसे जैसे आरती और घंटे की आवाज़ बजती, शालिनी की तड़प और तेज होने लगती। थोड़ी देर में आरती समाप्त हो गई और शालिनी का चिल्लाना भी बंद हो गया। शालिनी की ऐसी हालत देखकर मुझे उस पर दया आ रही थी। मैंने मामा जी से कहा, मामा जी, क्या शालिनी को इस तरीके से लोहे की जंजीरों में बांधना ज़रूरी है? उसे कितना दर्द हो रहा है। मामा जी ने कहा, जब तक शालिनी के शरीर में वो प्रेत आत्मा बाहर नहीं निकल जाती तब तक शालिनी को ये कष्ट झेलना पड़ेगा, नहीं तो वो आत्मा उसके शरीर से कभी नहीं निकल पाएगी। थोड़ी देर में बाबा जी एक मोर पंख का बना हुआ झाड़ू हाथ में लेकर शालिनी के सामने खड़े हो गए और उस झाड़ू से शालिनी के शरीर पर मारते हुए उससे पूछा, बोल, कौन है तू और कहाँ से आया है? अपना परिचय दे। बाबा जी के पूछने पर शालिनी आदमी की आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तब बाबा जी ने कमंडल में से जल निकालकर शालिनी के ऊपर डाला। जल के पड़ते ही शालिनी रोने लगी और मामा जी की तरफ देखकर बोली, पापा मुझे छुड़ाओ, बहुत दर्द हो रहा है पापा। फिर वो मुझसे बोली, आरती मुझे बचा लो, मेरी बहन मुझे बचा लो। मामा जी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ना में सिर हिलाते हुए मना किया। मैं वहीं चुपचाप बैठी रही। फिर बाबा जी ने शालिनी के चारों ओर राख से घेरा बनाया और उसके सामने पालथी मारकर बैठ गए। बाकी के 2 आदमी थे, वो भी उन बाबा के साथ हाथ जोड़कर बैठ गए और कुछ मंत्रों का जाप करने लगे। बाबा जी ने शालिनी से फिर पूछा, बोल, कौन है तू और कहाँ से आया है? इस बच्ची को छोड़ दे, तुझे क्या चाहिए बता। बाबा जी के बार बार पूछने पर वो आत्मा उन्हें बार बार कुछ न कुछ अलग अलग बातें बताकर घुमा रही थी, पर सच नहीं बता रही थी और बार बार एक ही चीज़ बोल रही थी कि वो इस लड़की को साथ लेकर जाएगा। उसकी इस बात पर बाबा जी मुस्कुराए और बोले, तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तू यहाँ से इसे ले जाकर दिखा, मैं भी यहीं बैठा हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उसके ऊपर फिर से जल का छिड़काव किया। जल के छिड़काव से जिस तरीके से शालिनी छटपटा रही थी, उससे तो ये साफ जाहिर हो रहा था कि जो आत्मा है वो एक अच्छी आत्मा नहीं है। उस दिन 2 घंटे की मशक्क़त के बाद भी उस आत्मा ने अपने बारे में कुछ भी सही नहीं बताया। कभी बताती कि मैं एक पंडित की आत्मा हूँ, तो कभी बताती कि मेरा कत्ल करके किसी उस नाले में किसी ने मुझे फेंक दिया था और तब से मेरी आत्मा वहाँ भटक रही थी। वो बार बार अलग अलग बातें बताकर हम सबको भटका रही थी। तब बाबा जी ने कहा, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। ऐसा कहकर बाबा जी ने एक यज्ञ कुंड तैयार किया और 4 और अपने जैसे पंडितों को लेकर उस यज्ञ कुंड के सामने बैठ गए। कुंड में अग्नि जलाई गई और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। अब की बार शालिनी के अंदर घुसी आत्मा रो रोकर बोलने लगी, बंद करो ये सब, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, अब सहन नहीं होता, बंद करो ये सब। पर बाबा जी चुप नहीं हुए और मंत्रों का जाप तेज तेज करने लगे। कभी शालिनी की आवाज़ में वो रोने लगी तो कभी कभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो बार बार हमें भटकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाबा जी जानते थे कि आत्माएं अपने बचाव में इस तरह की हरकतें करती हैं, इसलिए वो चुप नहीं हुए और मंत्रों के जाप को जारी रखते हुए यज्ञ कुंड में आहुतियाँ डालते रहे। आहुतियों से जो धुआं निकल रहा था उससे शालिनी को बहुत कष्ट हो रहा था। वो बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। बाबा जी ने अब आहुतियाँ डालनी बंद करी। अब बता कि कौन है तू और कहाँ से आया है? इस बच्ची को छोड़ दे, नहीं तो तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। अब शायद वो आत्मा हार मान गई थी। तब उसने बताया कि वो शालिनी के शरीर में कैसे आया। बहुत समय से उस नाले के आसपास में मेरी आत्मा रहती थी। जब उस दिन ये लड़की लाल रंग के कपड़े में उस नाले को पार करने के लिए वहाँ से गुजरी, तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी और मुझे बहुत पसंद आ गई और मैंने इसके शरीर को अपने वश में कर लिया। अब मैं इसे अपने साथ ही लेकर जाऊँगा। आत्मा ने शालिनी के मुँह से अपने बारे में बताया। बाबा जी ये निश्चित करने के लिए कि वो अब कोई भी छलावा ना कर रहा हो, उस पर कमंडल में से जल निकाल के छिड़का और कहा, सच बोल, नहीं तो। तब वो आत्मा बोली, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो, मुझे घुटन हो रही है इस जगह पर। बाबा जी ने कहा, ऐसे नहीं जा सकता तू यहाँ से, पहले तुझे इस लड़की के शरीर को छोड़ना होगा, तभी तुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिलेगा। तब वो आत्मा शैतानी हंसी में बोला, अगर मैं इसे छोड़ता हूँ तो तुम मुझे क्या दोगे? बाबा जी बोले, बोल तुझे क्या चाहिए? तुझे जो चाहिए मिलेगा, लेकिन इस लड़की को छोड़ना पड़ेगा तुझे। आत्मा, मुझे गोश्त चाहिए। बाबा, मुझे पता था कि तू अपनी शैतानी चाल चलेगा। तुझे मालूम है कि हम ब्राह्मण हैं और हम तुझे गोश्त नहीं दे सकते, इसीलिए तू हमसे यह मांग रहा है, पर तेरी चाल मेरे सामने नहीं चलेगी। ये कहते हुए बाबा जी ने वहाँ रखे लोहे के चाबुक पर विभूति रगड़ी और चाबुक से शालिनी के ऊपर वार करने लगे। शालिनी कभी अपनी आवाज़ में रोती तो कभी उस आत्मा की आवाज़ में। जब भी वो अपनी आवाज़ में रोती तो वो मामा जी और मुझसे मदद की गुहार लगाती। मुझे ये सब नहीं देखा जा रहा था। मैं उठकर मंदिर के बाहर उस कमरे के बाहर चली गई और बाहर जाकर रोने लगी। तभी एक आंटी जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझसे कहा, बेटा परेशान मत हो, बाबा जी सब ठीक कर देंगे। मेरे बेटे को भी एक आत्मा ने पकड़ रखा था, पर यहाँ आकर बाबा जी ने उसे ठीक कर दिया। बालाजी महाराज में बहुत शक्ति है, उन पर विश्वास रख। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा संतोष हुआ।
फिर मैं मंदिर के बाहर लगी पानी की टंकी में जाकर अपना मुंह धोने लगी। मुंह धोते समय मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो लॉकेट जो मामा जी ने मुझे दिया था वो टूट के गिर गया। मैं फिर मंदिर के अंदर आ गई। अंदर क्या हो रहा था अब मुझे पता नहीं चल रहा था। मैं बस बाहर खड़ी भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी मुझे शालिनी की चीखने की आवाज़ आई। मैं दौड़कर मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर किसी तेज धारदार चीज़ ने मुझ पर वार किया हो और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया। मैं मामा जी की तरफ देखकर रो रही थी। दरअसल जब बाबा जी उस चाबुक से शालिनी के ऊपर वार कर रहे थे तो वो आत्मा शालिनी के शरीर से निकल गई, जिसकी वजह से शालिनी ने एक जोर से चीख निकाली और चीख सुनकर जैसे ही मैं बाहर जाने वाले रास्ते पर खड़ी हो गई तो वो आत्मा मेरे अंदर प्रवेश कर गई। बाबा जी जानते थे कि आत्मा शालिनी का शरीर छोड़कर मेरे शरीर में प्रवेश कर गई है, इसीलिए उन्होंने अब मुझे उस लोहे की जंजीरों में बांध दिया था। मैं बाबा जी की तरफ घूरे जा रही थी और उसके बाद मैंने उनसे मदद की गुहार लगाई, उन्हें खुद को छोड़ने के लिए मन्नत मांगी, पर बाबा जी मुझे सिर्फ देखे जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने चाबुक उठाया और मुझ पर वार करना शुरू कर दिया। चल निकल यहाँ से, तूने शालिनी का शरीर छोड़कर अब इस लड़की के शरीर पर कब्जा कर लिया है, भाग यहाँ से नहीं तो बहुत बुरा होगा। आत्मा: मैं तो जा ही रहा था पर यह लड़की मेरे रास्ते पर आ गई। कई मशक्कत के बाद आत्मा ने मुझे छोड़ने की कीमत मांगी और कहा कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर जो कब्रिस्तान है वहाँ पर जाकर मुझे काले रंग के कपड़े में मसूर की दाल, लाल मिर्च और नींबू चाहिए, फिर मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा। बाबा ने कहा तुझे ये सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन फिर तुझे इस लड़की के साय से भी दूर रहना होगा। आत्मा ने हामी भरी। उसके बाद बाबा जी ने मामा जी से कहा ध्यान से सुनो, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करना, कहीं पर भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए वरना ये आत्मा इसे कभी नहीं छोड़ेगी। मामा जी ने कहा ठीक है बाबा जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा। बाबा जी ने अपने एक आदमी से कहकर वो सब सामान मंगाकर एक काले कपड़े में बांधकर मामा जी के हाथ में दे दिया और कहा आज रात 3 बजे तुम उस कब्रिस्तान में इस लड़की के साथ जाओगे और इसके सिर पर इस गठरी को 7 बार घुमाकर फेंक दोगे। ध्यान रहे जैसे ही तुम इस गठरी को फेंकोगे तो उसके तुरंत बाद तुमने जिस दिशा पर गठरी फेंकी है उस दिशा के उल्टे तरफ मुंह करके वहां से तुरंत बिना पीछे मुड़े बाहर निकल जाओगे। ध्यान रहे वो आत्मा तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए अजीब अजीब से आवाज़ें भी निकाल सकती है, लेकिन तुम्हें पीछे नहीं देखना है और वहां से जितना हो सके उतनी जल्दी बाहर निकलकर सीधे मंदिर पहुंचना है। कर पाओगे ना ये सब? बाबा ने मामा जी से पूछा। मामा जी ने कहा जी बाबा, आपने जैसा कहा है मैं वैसे ही करूँगा। तभी वहाँ खड़े एक आदमी ने कहा बाबा जी कहो तो मैं इसके साथ चले जाता हूँ। बाबा जी ने कहा ठीक है तुम इनके साथ चले जाओ। इसके बाद शालिनी को मंदिर में छोड़कर मामा जी उस आदमी के साथ मुझे लेकर कब्रिस्तान के लिए निकल पड़े। अब वो आत्मा जानती थी कि उसे मुझे छोड़ना पड़ेगा। उसने अपना खेल करना शुरू कर दिया। कब्रिस्तान के अंदर पहुंचते ही मैंने उस आदमी को धक्का मारकर कब्रिस्तान के अंदर जाकर छुप गई। अब मामा जी और वो आदमी मुझे कब्रिस्तान के अंदर जगह जगह ढूंढ रहे थे। मैं कभी कहीं से आवाज़ निकालती तो कभी कहीं से। तभी ढूंढते ढूंढते वो आदमी मामा जी से अलग होकर कहीं दूर आ गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने उसके सिर पर एक पत्थर से दे मारा और वो वहीं पर चित हो गया। अब मामा जी बालाजी का नाम जोर जोर से लेने लगे, जिसकी आवाज़ से मेरे अंदर घुसी आत्मा को परेशानी होने लगी। मेरे चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मामा जी मेरे सामने आ खड़े हुए। अब उन्होंने माँ भगवती की विभूति निकालकर मेरे ऊपर छिड़कना शुरू किया, जिसकी वजह से मैं चिल्लाते हुए वहाँ से गायब हो गई। मामा जी ने देखा कि जो आदमी उनके साथ आया था वो ज़मीन पर पड़ा हुआ है और उसके सिर से खून निकल रहा था। मामा जी ने जाकर उस आदमी को उठाने की कोशिश करी। वो मरा तो नहीं था, लेकिन चोट इतनी तेज थी कि वो बेहोश हो गया था। मामा जी ने तुरंत उसकी जेब से उसका मोबाइल निकाला और बाबा जी को फ़ोन किया। बाबा जी आप कृपया करके यहाँ आ जाइए, यहाँ सब कुछ गड़बड़ हो गई है। मामा जी ने उन्हें कुछ बताते हुए कब्रिस्तान पर बुलाने के लिए आग्रह किया। ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। बाबा जी ने फ़ोन कट किया। थोड़ी देर बाद 2 आदमियों के साथ बाबा जी वहाँ पहुँचे। ये सब कैसे हो गया? मैंने तुमसे कहा था ना कि चूक नहीं होनी चाहिए। बाबा जी ने मामा जी से नाराज़ होते हुए कहा। क्षमा चाहता हूँ बाबा जी, ये सब इतनी जल्दी हो गया कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। मामा जी ने बाबा जी से हाथ जोड़ते हुए कहा। तभी बाबा जी के साथ आए हुए 2 आदमियों ने उस चोटिल आदमी को उठाकर गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी के बाहर से मंत्रों से गंगा जल का छिड़काव किया। फिर वो बाबा जी के साथ मिलकर मुझे ढूंढने लगे। बाबा जी ने वहीं पर जहाँ वो खड़े थे चौकड़ी लगाकर बैठ गए और कुछ मंत्रों का जाप करने लगे। मंत्रों की ध्वनि से मेरे अंदर प्रवेश आत्मा विचलित होने लगी और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगी। आवाज़ जिस तरफ से आ रही थी, बाबा जी ने मामा जी और बाकी 2 आदमियों को वहां जाकर मुझे पकड़ने का आदेश दिया। मंत्रों के जाप से मेरे अंदर प्रवेश की हुई आत्मा की शक्ति क्षीण हो रही थी। इस वजह से उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। उसके बाद बाबा जी के कहे मुताबिक मामा जी ने उस काले रंग की पोटली को
मेरे सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर दूर फेंक दिया और तुरंत उसकी उल्टी दिशा में पलटकर वहाँ से बाहर निकलने लगे। मुझे बाबा जी के उन आदमियों ने पकड़ा हुआ था और वो आत्मा मेरे अंदर से बाहर निकल गई। आत्मा के बाहर निकलते ही मैं बेहोश होकर गिर गई। प्रेत आत्मा पीछे से अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालकर हमारा ध्यान भटकाने लगी थी, लेकिन बाबा जी के कहे अनुसार उनमें से किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और मामा जी ने मुझे गोद में उठाकर उस कब्रिस्तान से बाहर की तरफ भागने लगे। बाहर निकलते ही वो सब मुझे लेकर गाड़ी में बैठ गए और मामा जी ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके बालाजी मंदिर की तरफ चल दिए। थोड़ी देर में हम सब बालाजी मंदिर पहुंच गए थे और अब भी मैं बेहोश पड़ी थी। सुबह जब आँख खुली तो मंदिर की घंटी बज रही थी, आरती हो रही थी और एक बेड पर मैं लेटी हुई थी। मेरे सामने शालिनी बैठी हुई थी। उसे देखकर मैं उठकर बैठ गई। सुबह की किरणें इतनी सुंदर थी कि वो पिछली रात के भयानक अंधेरे को काटती हुई सामने रखी बालाजी की मूर्ति के दर्शन करा रही थी। मैंने हाथ जोड़कर बालाजी महाराज को प्रणाम किया। कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। बालाजी महाराज की जय।